हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। आज हम आपके साथ यूपी टीजीटी कॉमर्स 2011 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, करंट लाइबिलिटीज़ आर इक्वल टू। करंट लाइबिलिटीज़ किसके इक्वल होती हैं? अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पूछा गया है वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स, इन दो टर्म्स को लेकर हमसे करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है। तो अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो 1 ईयर के अंदर हम चुका देते हैं। अब पूछ रहा है करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ हम कैसे निकालेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ इधर ले आए और वर्किंग कैपिटल को कहाँ ले जाएंगे? इधर। तो करंट एसेट अपनी ही जगह पे रहेगा, वर्किंग कैपिटल इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो इसमें देखेंगे आप ऑप्शंस, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है आपका करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहले हम लोग बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। प्लानिंग कमीशन जिसकी स्थापना करी गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 15 मार्च 1950 को। इसे किस लिए बनाया गया था? इसे इसलिए बनाया गया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको बनाने के लिए, जो 5 इयर्स प्लान को बनाने का काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का था। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री होते थे वो इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। लेकिन प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं है, अब इसकी जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने। तो अब इसकी जगह कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड प्रॉफिट इज़ द गिफ्ट ऑफ रिस्क। किसने बोला कि जो लाभ होता है वो जोखिम का पुरस्कार होता है? ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, प्रोफेसर थॉमस। लास्ट वीडियो में एक और डेफिनेशन बेस्ड मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज सांख्यिकी को औसत का विज्ञान किसने कहा था? स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज साइंस ऑफ एवरेजेस। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन दी थी बाउले ने। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज साइंस ऑफ एवरेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर मनी इज ट्रांसफर टू। जब आपने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है और उसे री इशू कर दिया है तो जो बैलेंस बचा है शेयर फॉरफिचर मनी का वो आप किस में ट्रांसफ़र करोगे? अंशों का हरण करने पर अंश पूंजी खाता किया जाता है। तो अंश पूंजी खाता जो है, शेयर फॉरफिचर मनी जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। अंशों का हरण करने पर, यहाँ पे हिंदी वाले पोर्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप इससे मत देखिएगा, आप थोड़ा इंग्लिश वाले को रेफर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आपने शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और उसे री इशू कर लिया है तो आप
शेयर फॉरफीचर को किस में ट्रांसफ़र करोगे? तो शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। जब आप जर्नल एंट्रीज़ बनाते हो शेयर्स की, तो जो लास्ट एंट्री बनती है वो बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? 1937 से पहले इसका जो मुख्यालय था वो कैलकाटा में था, और 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर। विज्ञापन के तरीके क्या क्या हैं? टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, या ऑल ऑफ द एबव। तो विज्ञापन के ये सब तरीके हैं। टेलीविज़न के थ्रू भी हम विज्ञापन दे सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी हम विज्ञापन करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी विज्ञापन कराए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्टाइजिंग क्यों करवाई जाती है? एडवर्टाइजिंग इसलिए कराई जाती है क्योंकि अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना ही क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है। मेन पर्पस क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट का जो भी फीचर्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो अपने कस्टमर को बताना ही क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर सीक्रेसी। कौन सा फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप गोपनीयता की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ है? तो सबसे श्रेष्ठ है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड क्या होता है? सोल ट्रेड में एक पर्सन होता है जो पूरे बिज़नेस को चलाता है, ये अकेले ही पूरे बिज़नेस को मैनेज करता है, सारे प्रॉफिट्स ये लेता है और सारी रिस्क यही बियर करता है। तो इसमें सीक्रेसी सबसे ज़्यादा मेंटेन इसलिए हो सकती है क्योंकि एक ही पर्सन है, एक पर्सन है तो सारी सीक्रेसी मेंटेन कर ली जाएगी। लेकिन अगर 2 लोग आ गए, 2 से ज़्यादा लोग आ गए, तो सीक्रेसी क्या हो जाएगी? नहीं मेंटेन हो पाएगी। इसलिए सीक्रेसी की फॉर्म में देखा जाए तो सबसे अच्छा फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है? सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड के कुछ और भी फीचर्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक बंदा जो होता है ये ट्रेड चलाता है, ये सारा प्रॉफिट भी इसको मिलता है और सारी रिस्क भी यही बियर करता है। नेक्स्ट है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। जो टर्म प्रीवियस ईयर पूछा गया है ये इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? देखिए, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जब आप अपनी इनकम को अर्न करते हो, जब आप अपनी इनकम को क्या करते हो? कमाते हो। व्हेन इस साल आपने इनकम क्या करी? अपनी कमाई। व्हेन इनकम इज़ अर्नड। अब आपकी जब इनकम को टैक्स्ड किया जाएगा, मतलब जब उस पर कर लगाया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर के बाद का होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जब आपने इनकम कमाई है, इनकम जब आपने कमाई है वो होता है प्रीवियस ईयर, और उस इनकम पर जब टैक्स लगता है तो वो होता है ईयर असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के पहले का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ हाइएस्ट। तो स्टॉक का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस पे किया जाता है। और स्टॉक को हम फाइनल अकाउंट्स में कहाँ कहाँ शो करते हैं? स्टॉक को हम फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं और बैलेंस शीट में, एसेट्स में शो करते हैं। नेक्स्ट, एटलीस्ट डैश पर्सन्स आर एसेंशियल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3,
4, तो पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एटलीस्ट पूछा है हमसे, मतलब कम से कम पूछा है, तो कितने कम से कम होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। अगर एक हो गया तो वो तो क्या हो जाएगा? सोल ट्रेडर टाइप हो जाएगा। तो 2 लोग साझेदारी बनाने के लिए होने चाहिए। और एक और क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स्ड हुआ था? तो पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। विस्तार गुणांक है। पहले तो कोएफिशिएंट पता होने के लिए आपको सबसे पहले रेंज पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जिससे आपको मान लीजिए दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपको इस सीरीज़ का रेंज पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है? इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 10 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। ये होता है रेंज का फॉर्मूला, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रेंज का यूज़ स्टॉक मार्केटिंग वगैरह में या फिर कोई शूज़ वगैरह मार्केट में शेयर्स वगैरह की ज़्यादा यूज़ होता है। अगर पूछा जाए कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा रेंज का? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ये इसका आंसर है। देखते हैं ऑप्शन L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। रेंज का फॉर्मूला एक बार फिर से L माइनस एल, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। नेक्स्ट है इफ़ वेरियांस इज़ 144। अगर वेरियांस आपको 144 दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरियांस इज इक्वल्स टू SD स्क्वायर होता है। प्रसरण इज इक्वल्स टू मानक विचलन का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको वेरियांस दिया है 144, तो SD स्क्वायर निकालना है आपने। SD क्या हो जाएगा? SD बराबर हो जाएगा √144 के। तो √144 मतलब 12, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। एक बार फिर से समझ लीजिए, वेरियांस का फॉर्मूला होता है SD स्क्वायर। यहाँ पर हमें वेरियांस दिया था 144, हमें निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, √144। अब रूट निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा? 12। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेंट एसेट। इनमें से कौन सा करेंट एसेट नहीं है? डेटर भी हमारे करेंट एसेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन परचेजेस जो होते हैं वो हमारे करेंट एसेट नहीं होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? C, परचेजेस। नेक्स्ट है द बेस ऑफ प्लानिंग इज़। पहले बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। अगर बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग या नियोजन ये जो है प्रबंधन का सबसे पहला कार्य होता है। ये फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू। ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग उस गैप को पूरा कर देता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है। प्लानिंग का मतलब होता है कि गोल्स को सेटअप करना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य हैं उसका निर्धारण करना ही क्या होता है? नियोजन होता है। तो नियोजन का आधार क्या है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पहले से ही कास्ट कर लेना, पहले से ही चीज़ों को सोच लेना। जैसे कि आपने कुछ गोल्स फॉर्मुलेट करने हैं तो वो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो।
तो प्लानिंग नियोजन किस पे बेस्ड होती है? फोरकास्टिंग पे। नेक्स्ट है कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन, नियंत्रण का आधार क्या है? कंट्रोलिंग किस पर बेस्ड होती है? कंट्रोलिंग बेस्ड होती है प्लानिंग पे, नियोजन पे। कैसे? प्लानिंग में आप क्या करते हो? गोल्स को बनाते हो। आपने प्लानिंग में बनाए गोल्स, अब आपने तो गोल सेटअप कर लिए मान लो, लेकिन कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? आप ये देखते हो कि काम उस गोल्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपने प्लानिंग करी थी, जब आप नियोजन कर रहे थे, तो आपने कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए थे कि ये काम इस तरीके से करना है, ये हमें अचीव करना है। लेकिन कंट्रोलिंग ये देखता है कि काम उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ कहाँ तक काम में डिफरेंस आ रहा है, उसे ठीक करना भी क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग जो है वो अपनी आई किस पर रखता है? प्लानिंग पर। अगर प्लानिंग को जज करने का काम ही क्या है? कंट्रोलिंग का होता है कि सब कुछ प्लान्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये किस में देखा जाता है? कंट्रोलिंग में देखा जाता है। नेक्स्ट है इन इंडिया 1 रुपी नोट इज़ इशूड बाय, भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है उसे कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट जारी करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, वित्त मंत्रालय जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 1 रुपये का नोट जारी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोट इशू का काम भारत में कौन करता है, तो वो करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का। और पूछा जाए कि नोट्स में साइन किसके होते हैं, तो नोट्स में जनरल तौर पर गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। भारत के जो गवर्नर होता है उसका साइन होते हैं, सॉरी आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और इसे इशू भी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। कैपिटल अकाउंट इज़, पूंजी खाता कौन सा खाता होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल या नन ऑफ दीज? तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जैसे आपके डेटर्स हो गए, ड्राइंग्स हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, ये आपके कौन से होते हैं? ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। पहली बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स लिखे रहते हैं। रूल्स क्या? इसमें लिखा रहता है पार्टनर्स के नाम क्या हैं, पार्टनर्स के एड्रेस क्या हैं, पार्टनर्स किस रेशियो में अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, सारी कुछ बातें जो होती हैं वो इस डीड में लिखी रहती हैं। इन केस अगर ये डीड एब्सेंट है, मतलब ये उपस्थित नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को कैसे दिया जाएगा? उस केस में जो साझेदारों का ऋण है उस पर जो ब्याज है वो दिया जाएगा 6%। अगर लिखा जाए कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कुछ रूल्स होते हैं, उसे मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होंगे? इक्वल। प्रॉफिट और लॉस शेयर होंगे इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6%। क्या उन्हें कोई सैलरी दी जाएगी? तो उन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं अलाउड किया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, वो प्रोविजंस होते हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर। लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? खाता बही में कितने खाने होते हैं? अगर हम खाता बही के फॉर्मेट को देखें तो डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। तो अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 8 कॉलम्स होते हैं लेजर में। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, सबसे पहले डेट का,
फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो का, फिर अमाउंट का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जर्नल फोलियो का, फिर अमाउंट का। तो कुल मिलाकर 8 कॉलम्स होते हैं खाता बही में। लेजर की भी देख लेते हैं। लेजर में होता है पहले डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है LF, फिर होता है अमाउंट डेबिट या क्रेडिट, अमाउंट। जर्नल में होते हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कॉलम जर्नल में कितने होते हैं 5। तो लेजर में कितने हैं 8, तो राइट आंसर क्या हो गया सी वाला। नेक्स्ट है ऑन अमाउंट ड्यू एट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आवंटन पर अगर पैसा बाकी है, कोई राशि बाकी है, तो अंश आवंटन खाता जो है वो क्या किया जाएगा, तब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या किया जाएगा। अगर एंट्री नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है तो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट को हमने यहाँ पर क्या किया है, डेबिट किया है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिटेड हो जाता है। तो गाइज़ ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।